नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत जी की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि वो गुजरात के राज्यपाल हैं, बल्कि पूरे देश में एक पहचान ये भी है कि उन्होंने प्राकृतिक शिक्षा, प्राकृतिक कृषि सहित कन्या और सामाजिक मुद्दों पर काफी काम किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके कार्यों की सराहना की। आज हमारे साथ है। आज हम कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं उनके जीवन के बारे में। आचार्य देवव्रत 22 जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल हैं। वो गुजरात के 20वें राज्यपाल हैं। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट महामहिम देवव्रत को अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। गुजरात से पहले वो हिमाचल प्रदेश में भी राज्यपाल कार्यरत रह चुके हैं। आचार्य देवव्रत का जन्म 18 जनवरी सन 1959 को पानीपत जिले के समालखा कस्बे के पावती गांव में हुआ। पिछले 4 दशकों से उनका घर कुरुक्षेत्र में है और लंबे समय तक कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य रहे हैं। अगर बात करें उनकी उपलब्धियों की, तो जीरो बजट खेती, गो संवर्धन और आर्य समाज की गतिविधियों में सक्रिय रहने के अलावा वो आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं। स्वामी श्रद्धानंद के कुरुक्षेत्र गुरुकुल को बुलंदियों तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट आचार्य देवव्रत को अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्हें विश्व भर में भारतीय संस्कृति एवं वैदिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की दिशा में काम करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन से राज्यपाल बनने की दोनों ही बार उन्हें सूचना तब मिली जब वो शिक्षण संस्थान में लेक्चर दे रहे थे। आचार्य गुजरात के राज्यपाल होंगे, उन्हें यह सूचना भी रोहतक के एलन हिंदू कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिली। और ये भी एक संयोग ही है कि 8 अगस्त 2015 को आचार्य देवव्रत को जब पहली बार हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने की सूचना राष्ट्रपति भवन से मिली, तब भी वो रोहतक के आर्य कन्या कॉलेज में व्याख्यान दे रहे थे। आचार्य देवव्रत शुरू से ही स्वामी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों से प्रभावित रहे हैं। सन 1981 गुरुकुल कुरुक्षेत्र के आचार्य देवव्रत बन गए। शायद गुरुकुल के उसी अनुशासनबद्ध जीवन शैली ने उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर चलना सिखाया, जो आज भी उन्हें सफलता के नित नए आयाम पर चलते रहने की प्रेरणा दे रहा है। तो अभी आपने देखा गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का सामाजिक जीवन। महामहिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। मैं जानना चाहता हूं कि आपने छोटे से गांव में पढ़ाई करके और आज आप गुजरात के राज्यपाल हैं, इससे पहले आप हिमाचल के राज्यपाल हैं, ये जो सफर आपने पूरा किया, ये कैसे पूरा किया? अवस्थी जी, मैं हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिला में समालखा एक तहसील है, उसके पास छोटा सा गांव मेरा पावटी है। मैं एक बिल्कुल सामान्य किसान के घर में जन्म हुआ। पिताजी आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे, तो उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए गुरुकुलों में भेज दिया जी। और गुरुकुलीय शिक्षा के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद मुझे कुरुक्षेत्र हरियाणा के गुरुकुल में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मिला। उस समय मेरी आयु कुल 21 वर्ष की थी और जिस गुरुकुल में मेरे को प्रधानाचार्य बनाया, उस समय उसकी बड़ी जर्जरित और दयनीय अवस्था थी। थोड़े से बालक थे, पता नहीं 10 केवल बच्चे थे। टूटे टूटे मकान थे, जमीन जो थी उस पे लोगों ने कब्जे किए हुए थे, कोई अच्छे बच्चे वहाँ भेजता नहीं था। इस चुनौती के बीच में मुझे सरकारी अनुदान भी कोई मिलता नहीं था, तो उन गरीब बालकों के लिए मुझे दान में गेहूं चावल में मांगता था उनके लिए, और साथ में पढ़ाई की व्यवस्था करता था। तो प्रयास किया उनकी सुव्यवस्था करने का। धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता गया
और 22 वर्ष तक मैं इसी प्रक्रिया को दान से उस गुरुकुल को संचालित करता रहा। और वहाँ हमारे बच्चे IIT में, PMT में, NDA में हर साल सिलेक्ट होते हैं। तो वहाँ स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, अपना शूटिंग है, सब तरह की खेलों की भी आधुनिक सुविधाएं हमने की। गौशाला है, और जो फार्म लोगों ने कब्जा खेती की वो हमने सब छुड़ा के उसमें पूरे में प्राकृतिक खेती हम करते हैं। और उसी खेती का आहार हम अपने पढ़ने वाले बच्चों को जहर मुक्त खिलाते हैं। इसी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन मैंने नहीं किए थे, लेकिन उनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित था। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से शुरू किया। तो उनके विचारों से प्रभावित होकर अम्बाला में मैंने एक कन्या गुरुकुल को स्थापित करने का निर्णय लिया। अब 2-3 गुरुकुल और स्थापित हो गए हैं। और उसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में जाता था, किसानों के लिए प्राकृतिक खेती मिशन को आगे बढ़ाना, बालकों में नशे से मुक्ति का रास्ता बनाना, भ्रूण हत्या के खिलाफ वातावरण बनाना, जल संचय का काम करना, वृक्षारोपण का काम करना, इस प्रकार की गतिविधियां मेरी चलती थी। मैं लाइफ में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना मेंबर बना, न कभी किसी के मंच पे गया, और न मैंने कभी इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने मेरे को इन कार्यों को करते करते स्वतः ही ये जिम्मेदारी दे दी। मैं इनके लोकतंत्र पर, इनकी व्यवस्था पर गर्व कर सकता हूँ कि वो मेरे को ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को कार्य करने का अवसर इन दिनों में, पिछले 8 सालों में लोगों को मिला है। तो जब आप गवर्नर हिमाचल बने, तो जब आपका ये पदभार ग्रहण करने की बात आई, तो आप उस समय कहाँ क्या कर रहे थे? बड़ा अवस्थी जी और रोचक है। जी जी। मैं एक DAV गर्ल्स कॉलेज है यमुनानगर जी, उनके नए सत्र का शुभारंभ था जी, और मेरे को उन्होंने बच्चियों में एक लेक्चर देने के लिए बुलाया। जी। तो मैं वहाँ बच्चियों में लेक्चर दे रहा था कॉलेज में, और मेरे मोबाइल की घंटी बार बार बज रही थी। तो मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया। मैंने अपनी बात समाप्त की, वापस हम एक रूम में बैठ गए। मैंने फोन को खोला तो हर 5 मिनट पे मेरे को फोन आने शुरू हो गए। तो मैंने फोन एक सुना, तो उन्होंने कहा बधाई हो। मैं कहा किस चीज़ की बधाई? कि आपको हिमाचल का गवर्नर बना दिया। मैं कहा आपने गलत सूचना सुन ली, और आप क्यों मेरे से मजाक करते हैं? और ये कह करके मैंने फोन काट दिया। उसके कटते ही दूसरा फोन आया, उसने भी सेम बात कही। मैंने कहा तुम मिल करके मेरा मजाक कर रहे हो भैया, ये इतना बड़ा देश है, मेरे नाम के बहुत लोग हैं, कोई और हो सकता है। तो तीसरा फोन मेरे पास एक 80 वर्षीय बाबू OP गोयल होते थे, अब तो वो नहीं है, पानीपत में। वो हमारे गुरुकुल के बड़े सहयोगी थे, उनका फोन आया। जब उनका फोन आया तो मैं थोड़ा गंभीर हुआ कि ये व्यक्ति तो मजाक करने वाली आयु के नहीं है, और बड़े गंभीर व्यक्ति थे वो। तो मैं इतनी देर में चलते चलते कुरुक्षेत्र गुरुकुल में गया, तो वहां पर आप जैसे पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई। तो वो मेरे को कहने लगे आप अपना इंटरव्यू दो। मैंने कहा भैया मेरे को कोई सूचना नहीं, जानकारी नहीं, ऑफिशियल मेरे को कोई सूचना होती तो मैं ऐसा करता। ठीक बात है। तो मैंने उनको इंटरव्यू नहीं दिया, और वहाँ हजारों लोग इस देर में इकट्ठे हो गए, शहर के और मेरे मित्र प्यारे। तो मैंने कहा ये हो क्या गया? तो फिर दिल्ली से एक सीनियर पत्रकार आए, उन्होंने मेरी जो उन्होंने राष्ट्रपति जी महोदय ने जो नियुक्ति पत्र था वो दिखाया। तो उसको देख के मैंने कहा भाई ये तो ऐतिहासिक घटना है, बिना प्रयास के, बिना किसी उसके एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये तो आश्चर्य है और इनकी व्यवस्था को नमन है।
तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, बातचीत की। अगले दिन फिर मैं दिल्ली गया, माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और शीर्षस्थ लोगों से मेरा मिलना हुआ। तो उन्होंने भी मेरे को राजनाथ सिंह जी से मिलने गया। कहाँ से सूचना मिली आपको? मैं कहा जी टेलीविजन से मिली। तो ये एक बड़ी रोचक घटना हुई। ये जो सामाजिक जीवन में रहने की जो प्रेरणा थी वो आपको कहाँ से बचपन से मिली? हाँ, वो जो सामाजिकता मैंने गुरुकुलीय व्यवस्था से मिली। मेरी पूरी शिक्षा गुरुकुलों में हुई और वहाँ रहते रहते हमारे जो गुरुजन थे वो राष्ट्र प्रेम की बात, भारतीय जीवन मूल्यों की बात, भारतीय विरासत की बात, भारतीय शास्त्रों की, वेद, दर्शन, व्याकरण, इनका अध्ययन अध्यापन वो कराते थे। और आर्य समाज के ये गुरुकुल थे, तो आर्य समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो वो सब राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, तो उन्हीं से ये सामाजिक कार्यों को करने की प्रेरणा मिली। अब नहीं लगता कि जो गुरुकुल जो पद्धति है तो पुराने ज़माने में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारी शान हुआ करते थे, पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम हुआ करता था, अब गुरुकुल पद्धति जो है काफ़ी कम हो गई, उसको काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से आपने गुरुकुल पद्धति को हरियाणा में बढ़ाया, मुझे लगता है अन्य प्रांतों में, पूरे देश में अवस्था है कि गुरुकुल पद्धति को बढ़ाया जाए, गुरुकुल स्कूलों को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसमें मेरा अपना विचार है कि समय के साथ जी जो लोग नहीं बदलते तो पिछड़ जाते हैं। मैंने जो गुरुकुल पद्धति है उसमें एक मौलिक परिवर्तन किया। जी एक परंपरागत ट्रेडिशनल जो पाठ्यक्रम चलते थे, शास्त्र भी लिखा है, विद्या वह जो अर्थ करी होती है, हाँ जी बिल्कुल, जिससे अर्थ उपार्जन हो, जीवन आजीविका सुख पूर्वक चल सके। कोई भी ऐसी चीज जो व्यक्ति को जीवन में समर्थ नहीं बनाएगी वो लंबी नहीं चल पाए। ठीक बात। तो हमारे लोगों ने ट्रेडिशनल उन परंपराओं को नहीं छोड़ा और उनकी समाज में खपत नहीं, इसलिए गुरुकुलों के प्रति लोगों का मोह कम हो गया। लेकिन मैंने समय के साथ अपना सोच बदली। मेरे जो गुरुकुल हैं उनमें दोनों व्यवस्थाएं हैं। प्राचीन पद्धति के जो आदर्श गुरुकुल थे, वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र, व्याकरण आदि विद्याएं जो थी, उसका आर्ष विंग एक अलग है। ओके, जिसमें जो छात्र पढ़ते हैं उनको खाना पीना रहना वस्त्र सब हम निःशुल्क देते हैं जी, और वो भारतीय संस्कृति के वैदिक परंपराओं के प्रचारक बनते हैं। तो उनकी वो व्यवस्था हमने दी। लेकिन बाकी जो 1500 बच्चे थे, अब अवस्थी जी हमें केवल हवन यज्ञ कराने वाले तो नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात, हमें डॉक्टर भी चाहिए, एकदम, इंजीनियर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, जजेज भी चाहिए, प्रोफेसर टीचर भी चाहिए। हर तरह का व्यक्ति की समाज में खपत है। तो गुरुकुल का बालक गुरुकुलीय व्यवस्था में रह करके आदर्श और संस्कार लेकर के जब किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो अन्य से और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। तो मैंने अपने गुरुकुल में समय के साथ परिवर्तन किया। तो वहाँ जो बालक 1500 पढ़ते हैं, सवेरे 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन उसके साथ उनको CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम वो भी शिक्षा जो आज की जरूरत है, आज की जरूरत है। और उसके साथ नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य है जी, भारतीय भाषाएं भी बराबर चलती हैं। तो वो बालक फिर हर चुनौती में मजबूती से खड़ा है। इसी का परिणाम हुआ कि मेरे यहाँ से प्रतिवर्ष 8-7 बच्चे तो NDA में जाते हैं, IIT में 6-7 बच्चे जाते हैं, PMT में जाते हैं, NITs में जाते हैं। आप ये मानिए कि मेरे 12वीं क्लास में बच्चे 250 के लगभग होते हैं। उनमें से 60% बच्चे 90% से ऊपर अंक लेते हैं और वहाँ फर्स्ट डिवीजन तो किन्हीं की आती नहीं, टोटल मेरिट में होते हैं। फेल का तो सवाल पैदा नहीं होता।
इतना जबरदस्त हमारा रिजल्ट है और ये हमारे परिणाम है। इसी का परिणाम हुआ लोगों का मेरे ऊपर प्रेशर बना कि जी हम यहाँ 8-10 हजार प्रवेश लेने के लिए आते हैं, आप 200-250 बच्चों का चयन करते, बाकी कहाँ जाए, हाँ। आप और गुरुकुल बना। हाँ, एकदम बिल्कुल अब ठीक। मैंने लोगों के प्रेशर दबाव पे 3-4 गुरुकुल नए बनाए अपने साथियों से मिले। मतलब वहीं हरियाणा में या कहीं? हरियाणा में हमने एक तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में बनाया है, अच्छा, ओके। 2 नीलोखेड़ी में बनाए हैं, अम्बाला में ओनली फॉर गर्ल्स बेटियों का बनाया है, प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में। अभियान को प्रभावित होकर के। और मैं अब इतना व्यस्त हो गया, इतनी डिमांड लोगों की है, जो भी गुरुकुल मैंने बनाया, यदि 1000 बच्चे की आवश्यकता रही तो 1000 बच्चा एक ही दिन में प्रवेश हो गया ना, एक ही दिन में 1000 बच्चों का प्रवेश। इतनी मांग है क्योंकि हम बच्चों का स्वास्थ्य भी, संस्कार भी और शिक्षा, हमारा लक्ष्य है हमारे पास जो बच्चा है उत्तम संस्कार हो, उत्तम शिक्षा हो, उत्तम स्वास्थ्य हो। अब ये 3 विधा जिस बच्चे में होंगी वो हर क्षेत्र में सफल होगा। तो इसलिए हमारे गुरुकुलों का आकर्षण पूरे भारतवर्ष में, विदेशों तक के बच्चे हमारे पास, तो ये सब आवासीय? सब आवासीय हैं। तो आप हर हिमाचल में भी रहे, आप गुजरात में भी हैं, तो यहाँ भी कुछ गुरुकुल की ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि यहाँ भी उसका लाभ मिले लोगों को? हिमाचल प्रदेश में मैं 4 वर्ष जी। रहा और 4 वर्ष में मैंने वहाँ एक तो प्राकृतिक खेती का मिशन बहुत बढ़ाया। हमारे सब साथियों ने मिल करके वहाँ लगभग 2 लाख किसान खड़े कर दिए प्राकृतिक जी। और उसके साथ मैंने नशा मुक्ति का अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वृक्षारोपण का, स्वच्छता अभियान का। एक गाड़ी मेरी जो चलती थी उसमें झाड़ू तसले कस्सी में साथ ही लेके चलता था। हाँ, मैं वहाँ हिमाचल गया तो लोगों ने इस चीज़ को बताया और काफ़ी प्रशंसा की जी। आपके सामाजिक कार्यों की, कि वहाँ गवर्नर साहब थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ समाज के लिए किया, लोगों के लिए किया, युवाओं के लिए किया। तो एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप गुरुकुल में आप शिक्षक के रूप में आपने किया और बाद में कई गुरुकुलों की स्थापना की, तो प्राकृतिक कृषि की बात आती है जिसमें आज पूरे देश में अगर मैं कहूँ तो आपका नाम सबसे पहले आता है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती की बात हो, उसमें आपका नाम सर्वोपरि आता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी आपकी प्रशंसा कर चुके हैं और जो भी सामाजिक या राजनीतिक लोग मिलते हैं जब इसकी बात आती है तो आपका नाम आता है। ये आपने शुरुआत कहाँ की शिक्षा में, एक शिक्षक और फिर प्राकृतिक कृषि के ऊपर रिसर्च करना, आपने पीएचडी भी की उसमें? जी, ये अवस्थी जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इस समय 1500 बच्चे हैं और 180 एकड़ जमीन का एक फार्म है और 20-30 एकड़ अलग जगह, लगभग 200 एकड़ का खेती हम करते हैं। वो पहले सब कब्जे थे, मैंने लोगों से कब्जे छुड़ा के गुरुकुल के नाम की जमीन। उसके साथ मैं देखता था, मैंने लगभग 20-25 साल रासायनिक खेती ही की जैसे सब लोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड में भी वही डालता था। एक दिन एक घटना घटी, एक खेत का कर्मचारी दौड़ा आया और उसने कहा जी अमुक कर्मचारी स्प्रे कर रहा था कीटनाशक का, वो उसके दिमाग में चढ़ गई, बेहोश होकर खेत में गिर गया। हम उसको गाड़ी में लेकर के डॉक्टर पे लेके गए, 2-3 दिन में वो जीवन तो उसका बच गया। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि इस कर्मचारी ने न तो दवाई को पिया था न खाया था, केवल स्प्रे करते हुए गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं इस दवाई को हमारे जो पढ़ने वाले छात्रों की सब्जी में डलवाता हूँ, गेहूं चावल में डलवाता हूँ, जो भी खेत में उत्पादन सब में जहर डलवाता हूँ, यूरिया डीएपी डलवाता हूँ। ये मासूम बच्चे राष्ट्र का भविष्य है। यदि ये जहर इनके अंदर जाएगा तो इनके शरीर पर कितना विपरीत असर करेगा। ये पाप है, ये अपराध है, ये मैं नहीं करूँगा। यहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं जहर वाली खेती नहीं करूँगा। ये इससे बदलने के बाद मैं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा और मैंने अनुभव किया कि भाई जंगल में जाओ,
जंगल में कितने पेड़ पौधे हैं, इनमें यूरिया कौन देता है, कोई नहीं, डीएपी कौन कोई नहीं, देता ठीक है, बात। कीटनाशक कौन डालता है। और जंगल का पेड़ समय पर फलों से लग जाता है। जब प्रकृति परमात्मा जंगल के प्रत्येक पौधे के हर तत्व की पूर्ति करने की क्षमता रखता, तो मेरे खेत की क्यों नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम खेत में करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग। भारत में अनेक कृषि से जुड़े हुए विद्वानों ने, लोगों ने अपने अपने परिश्रम किए, जी, प्रयोग किए, तो इस ढंग के प्रयोग मेरे भी सामने आए। इस बीच में कुछ कृषि वैज्ञानिक मैंने अपने साथ जोड़े। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजेश्वर चंदेल हैं, वाइस चांसलर हैं वो, सोलन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, नोनी। उसी प्रकार से डॉक्टर बलजीत सारन है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहीं डॉक्टर हरिओम जी हैं। जी, एक निर्मला देश पांडे हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी। हाँ, निर्मला देश पांडे का नाम तो सुना इस है। तरह के 8-10 कृषि वैज्ञानिक मैंने इकट्ठे किए। और भारत का जो नीति आयोग है उसमें वरिष्ठ सलाहकार हैं डॉक्टर नीलम पटेल। जी, वो बड़ी रुचि उन लोगों ने ली और उन्होंने रिसर्च किए, तो पाया कि भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, इनका गोबर, खनिजों क्या नाम, जीवाणुओं का भंडार है। उसमें सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। जब हम इनको खेत में एक प्रक्रिया टेक्निक के साथ गुजारते हैं तो उससे आश्चर्यजनक जमीन में लाभ होता है। तो मैंने 5 एकड़ अपनी जमीन अलग से ली, उसमें हमने एक जीवामृत, एक घन जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, ये विधियां उसमें अपनाई, प्राकृतिक खेती के जो सिस्टम। तो उसके इतने संतोषजनक परिणाम मिले, मेरा खर्चा शून्य के बराबर हो गया, मेहनत कम हो गई, उत्पादन कम हुआ नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो अभियान कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने, भारत के किसान की आय डबल हो, इसको देख करके मेरे मन में विचार आया कि ये पद्धति है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को पूरा करने में समर्थ होगी। और मैंने 5 एकड़ से फिर वो 10 एकड़ में की। जब 10 एकड़ में मैं सफल हुआ तो मैंने सीधी 100 एकड़ में की। 100 एकड़ में सफल हुआ तो मैंने फिर पूरी 200 एकड़ में की। और आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 200 एकड़ का जो कृषि फार्म है उसमें बिल्कुल जहर मुक्त खेती होती है, गाय आधारित कृषि होती है। हमारा सब तरह के उत्पादन बढ़ गए। धरती के जो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे था, बंजर जमीन हो गई थी, आज उसी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन इस पद्धति के बाद 0.891 पे, 120 पे और 1.5% तक भी हो गया। 1.5% तक मेरी जमीन का कुछ जगह का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। जिस धरती में इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, बीमारियां कम आएंगी, लागत शून्य होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये वो पद्धति है जिसका प्रचार पूरे देश में अब करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में हमने 2 लाख किसान जोड़े। अब गुजरात में पूरी सरकार इस मिशन पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मिशन मोड पे, हमने कोरोना काल होते हुए भी इन 2.5-3 साल में 3 लाख के लगभग किसान प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए। मैं पिछले दिनों गोवा सरकार ने बुलाया, मुख्यमंत्री जी ने जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश मेरे 4-5 प्रोग्राम कराए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने न उत्तराखंड ने मुझे बुलाया, मध्य प्रदेश में मैं गया और अभी आसाम का निमंत्रण मेरे को मिला हुआ है। तो यानी कि पूरे देश में एक वातावरण खड़ा हो गया है। और ये खेती केवल एक कृषि मात्र नहीं है,
मैं समझता हूँ इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है ग्लोबल वार्मिंग की, जी जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया हाँ के। बिल्कुल नेचुरल और प्राकृतिक 24%, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। आजकल लोग जैविक खेती बस वो ज्यादातर वजह जैविक का एक प्रचार हो गया। तो जैविक और प्राकृतिक में क्या अंतर है? हाँ अवस्थी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने जी। किया है और मेरे किसान बंधु इस अंतर को आपके माध्यम से समझेंगे तो बड़ा बिल्कुल लाभ उनको मिलेगा। एकदम मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मैंने रासायनिक से जहरमुक्त खेती की ओर बढ़ा तो मैंने जैविक खेती ही की 3 साल। जी और कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरिओम जी, जो वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे। मैंने उनसे कहा कि जी मैं जहर मुक्त खेती करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी इसका अल्टरनेट तो जैविक खेती है। मैंने कहा उसका तरीका बताओ। तो उन्होंने अपना एक अधिकारी हमारे पास भेज दिया। मैंने वो पिट पक्के बनाए, उसमें गोबर डाला, एक केचुआ जो विदेश से आयात किया जाता वो उसमें डाला, उसको उलटना पलटना फिर छानना, बड़ा मेहनत का काम था वो। और मैंने वो खेत में डालना शुरू किया। उसमें इतना खरपतवार विड्स पैदा हुआ कि उसके लेबर में बड़ा खर्चा पड़ा और उसको कीट पतंग खा गए। पहले साल मेरे को 5 एकड़ में कुछ नहीं मिला जैविक खेती। जैविक में दूसरे साल भी मैंने उसको किया तो मेरे को लगभग 50% मिला। तीसरे साल 80% के लगभग मिला। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद न तो मेरा खर्चा कम हुआ, न मेरी मेहनत कम हुई, उत्पादन भी मेरा कम हो गया। तो मैंने विचार किया कि हमारे पास तो गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान पर है ही 2 एकड़ जमीन वो ये जैविक खेती करेगा और 3 साल ये घाटा होगा तो वो अपने बच्चे कैसे पालेगा? ठीक बात। ये मामला फेल है, ये चलने वाला नहीं है। तो मैं डॉक्टर हरिओम के पास दोबारा गया। मैंने उनसे पूछा, मैं 3 साल से इस खेती को करता हूँ, मेरे को तो लाभ नहीं हो रहा इससे। तो उन्होंने हंस करके मेरे को 2 पुस्तकें पत्रिकाएं दी, 2 पत्रिका। एक तो थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट की लिखी हुई, एक पत्रिका थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साइंटिस्ट की। उन दोनों ने जैविक खेती के बारे में विस्तार से अपने अनुभव लिखे थे और उन्होंने उसमें लिखा, ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है, कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं। एक है गेहूं और एक है चावल, धान। और इन दोनों फसलों का भरपूर उत्पादन लेने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन पड़ेगा तो गेहूं धान पूरा पैदा होगा, नहीं तो पैदावार पूरी होगी नहीं। अब रासायनिक में तो बाजार से नाइट्रोजन का बैग लाओ डाल दो, हो गया काम। अब जैविक करना है तो कैसे पूरा होगा? तो उन्होंने उसमें लिखा कि गोबर की 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन। अच्छा, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन और हमने चाहिए 60 किलो नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तब तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हुआ। अब मैंने विचार किया, किसान के पास एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर के लिए कितना पशुधन चाहिए? 20-30 पशु चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अब 1 एकड़ में 20-30 पशु पालेगा या परिवार पालेगा? ये संभव ही नहीं है। और भारत का इतना बड़ा भूखंड है खेती का, बिल्कुल। इतना पशुधन है नहीं, इतना गोबर संभव हो ही नहीं सकता डालने का कि 300 क्विंटल प्रति एकड़ डाल के 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो। नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। तो मेरी समझ में आई, जैविक खेती में उत्पादन पूरा इसीलिए नहीं होता
कि वो नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं नहीं कर पाता। एक बात। तो उन्हीं साइंटिस्ट ने दूसरा विकल्प दिया कि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते, तो यही काम 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट से भी हो जाएगा, केचुए की खाद से भी अच्छा, होगा। ओके। तो मैंने विचार किया 150 क्विंटल कौन सा कम है, केचुए की खाद ये भी बहुत है। बहुत है। और बाजार में ये 10 रुपए किलो मिलती है केचुए की खाद। अब 150 क्विंटल 10 रुपए के हिसाब से लगाए तो 1.5 लाख की खाद होगी। 1 एकड़ में 1.5 लाख की खाद डाली तो ये तो बहुत महंगा मामला है। और उत्पादन 150 एकड़ के लिए भी 10-12 पशु चाहिए 1 एकड़ में, तो ये भी अनपॉसिबल है। तो ये तर्क जब मैंने देखा, नंबर दूसरा मैंने क्या अनुभव किया कि इस वर्मी कंपोस्ट में, जैविक में जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, विदेश से आयात किया जाता है। अच्छा, ओके। और वो केचुआ मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। और एक टेम्परेचर बढ़ता तो मरता और कम होता तो मर जाता है। और हमारा भारतीय केचुआ 0 माइनस में भी काम करता है और 55-50 डिग्री में भी काम करता है, और वो मिट्टी भी खाता और गोबर भी खाता। तो हर वातावरण को सहन करता। तो ऐसी अवस्था को मैंने देख के अनुमान लगा। और तीसरा फिर मैंने देखा 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में आप डालेंगे तो मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी। हाँ, और बिल्कुल। वो वायुमंडल में जाके नुकसान कर। ग्लोबल वार्मिंग को जन्म बिल्कुल। देंगी। तो इसलिए मैंने कहा कि रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण बनती है। तो ये है जैविक खेती।